उत्तर प्रदेश में शायद लगता है सिर्फ मुसलमानों के ही वोट हैं और किसी का वोट ही नहीं है, इसीलिए उनके ऊपर ही सबकी नज़रें हैं। देखिए, हमारी आरएसएस और बीजेपी से इसलिए भी लड़ाई नहीं है कि वो हम जो SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के लोग हैं उनकी सबसे बड़ी दुश्मन है, ये भी लड़ाई की वजह है, लेकिन ये सबसे बड़ी वजह नहीं है। सबसे बड़ी वजह जो उनसे हमारा इख्तलाफ है, लड़ाई तो नहीं कहूँगा, वो इसलिए है कि वो मुल्क को कमज़ोर कर रहे हैं। और पाकिस्तान जो हमको रोज़ आंखें दिखा रहा है, अगर उस पर अपनी पॉलिसी सख्त रखते और सिर्फ जो मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन हैं जिनके चाइना की कंपनियों से, चाइना की जो गवर्नमेंट की कंपनीज हैं CPC की, उनसे अगर सांठगांठ करके देश की पॉलिसी को नहीं कमज़ोर कर रहे होते तो शायद इतना सख्त फॉर्मूले में हम ये प्रोविजन नहीं रखते कि बीजेपी को तो वोट ही नहीं देना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मैं हूं शम्स अब्बास कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। मेरे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सीनियर वकील जनाब महमूद पराचा साहब। उत्तर प्रदेश चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। तमाम पार्टियों ने उम्मीदवारों का ऐलान करना शुरू कर दिया है। मुस्लिम वोटों पर सबकी नज़र है। मुसलमानों को कई तरह के मशवरे भी दिया जा रहे हैं। बीजेपी में भगदड़ भी मची हुई और कहा जा रहा है कि दलितों पर बीजेपी में जुल्म हो रहा था, इसलिए दलित लीडर एक एक करके छोड़ करके अब समाजवादी पार्टी में या दूसरी पार्टियों में आ रहे हैं। क्या है पूरा खेल? इस ड्रामा के पीछे का सच क्या है, हकीकत क्या है? क्या सच में बीजेपी में जुल्म हुआ दलितों पर या कुछ और इसके पीछे है? मुसलमानों को क्या करना चाहिए? इन तमाम इश्यूज़ पर बातचीत करेंगे, खासतौर पर असद ओवैसी साहब के बारे में, मौलाना सज्जाद नुमानी साहब के ख़त के बारे में और तमाम इश्यूज़ पर जो आप चाहते हैं कि हम पराचा साहब से इन मुद्दों पर बातचीत करें। पराचा साहब, मिल्लत टाइम्स में खुश आमदीद। शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश चुनाव में को लेकर के सबसे ज़्यादा मुसलमानों के वोटों पर फिर से नज़र है। मुसलमानों के इश्यूज़ पर कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन सब मुसलमानों को मशवरा दे रहा है, एक हो जाओ, मुत्तहिद होकर के वोट करो, मुंतशिर हो जाओगे तो दुनिया तुम्हें बर्बाद कर देगी। उत्तर प्रदेश में शायद लगता है सिर्फ मुसलमानों के ही वोट हैं और किसी का वोट ही नहीं है, इसीलिए उनके ऊपर ही सबकी नज़रें हैं। लेकिन जो मनुवादी ताकतें हैं और मनुवादी मानसिकता है, वो मुसलमानों के लिए झूठी नफ़रत पैदा करके ही सारी राजनीति करती हैं और सारा अपने जो गंदे कारनामे हैं उनको छुपाती भी हैं। तो हमें ख़ास तौर पे हमारे दानिशमंदों को बहुत होशियार रहना चाहिए कि किस तरह की बात करें या किस तरह की बात ना करें। और हर चीज़ में हर इंसान एक्सपर्ट नहीं होता, लेकिन क्योंकि भारत का संविधान है, सबको मशवरा देने का हक है तो वो रहेगा। लेकिन थोड़ा अगर कुछ लोगों को जो समझ है उनसे पूछ के अगर कोई सलाह दी जाए तो वो हमेशा बेहतर रहती है। जैसे हमें भी एक्सपीरियंस तो है पॉलिटिकल, थोड़ा बहुत काफ़ी साल हमने काम किया एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी में और अंदर गहराइयों तक जाके काम किया, तो मगर फिर भी हमने भी एक सलाह बनाई है उत्तर प्रदेश के वोटरों के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, उत्तर प्रदेश के वोटरों के लिए। तो मगर उससे पहले मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, तो हमने पूरी इसमें हमारे जो SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ जिसमें मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध सब लीडरशिप थी, उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप में जो लोग हैं, जो पॉलिटिकल लीडरशिप का मतलब ये नहीं कि पॉलिटिकल पार्टी वाले, जो दूसरी भी पॉलिटिकल लीडरशिप है, सोशल लीडरशिप है, रिलीजियस लीडरशिप है, उससे तवील डिस्कशंस हम कई महीने से कर रहे थे। तो उसके बाद हम सब लोगों ने सर जोड़ के एक फार्मूला लगाया है या बनाया है, तो वो हम सलाह देना चाहेंगे, लेकिन वो किसी भी हालत में किसी भी कीमत पे सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। पहली बात तो ये मैं साफ़ कर देना चाहता हूँ कि जो इस तरह की बातें करता है वो जानबूझ के या बेध्यानी में सिर्फ और सिर्फ मनुवादी मानसिकता की तरफ ही या उनको फ़ायदा पहुँचाता है। तो इसलिए बहुत होशियार रहना चाहिए, क्योंकि अब देखिए, अभी योगी आदित्यनाथ साहब ने एकदम खुला चैलेंज दे दिया है। मैंने पहले भी शायद आपको बताया है कि जो भी बार वो कह रहे हैं मैं कह रहा हूँ और कह रहे हैं वो बार बार, खुला चैलेंज है ये, समझने वाले समझ रहे हैं। और वो चैलेंज ये है कि हम जो स्वर्ण अपने आप को कहते हैं, ये योगी जी का मानना है, हम और ये नंबर अपने हमेशा बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, तो वो उत्तर प्रदेश में 20% बताए जाते हैं, तो हम 20% 80% को देख लेंगे, यही उनका मैसेज है। तो हम इस बात को तस्लीम करते हैं, वो हम जो 80% हैं असल में तो 87% हैं, SC ST OBC और माइनॉरिटीज़, हम जो 87% हैं जिन्हें वो 80% कह रहे हैं, हम तैयार हैं, हमने उनका चैलेंज कबूल कर लिया। हम तो उनकी तरह कोई डंडे से या तलवार से या साजिशें करके तो जुल्म करते नहीं हैं। हम तो अपना जवाब देंगे संवैधानिक तरीके से, कानूनी तरीके से और अपने वोट से और पीसफुल प्रोटेस्ट करके। तो अभी वोट देने का टाइम आ गया है,
तो जो हमने एक प्रपोज़ल तैयार किया है, जिसको मैं चाहता हूँ कि सबके सामने पेश किया जाए, इसमें दो तरह की ज़रूरत है वोट देने के लिए। एक जो मुल्क का कॉमन दुश्मन है। देखिए, हमारी आरएसएस और बीजेपी से इसलिए भी लड़ाई नहीं है कि वो हम जो SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के लोग हैं उनकी सबसे बड़ी दुश्मन है। ये भी लड़ाई की वजह है, लेकिन ये सबसे बड़ी वजह नहीं है। सबसे बड़ी वजह जो उनसे हमारा इख्तिलाफ है, लड़ाई तो नहीं कहूँगा, वो इसलिए है कि वो मुल्क को कमज़ोर कर रहे हैं, मुल्क को ख़त्म करने पे जुटे हुए हैं, मुल्क को तोड़ने पे जुटे हुए हैं। और चाइना और पाकिस्तान जिस तरह की हरकतें कर रहा है उसका जवाब देने में नाकामयाब है। ना सिर्फ नाकामयाब है बल्कि उसको भी छुपा रहे हैं देश की जनता से, कहीं देश की जनता उनके खिलाफ ना हो जाए। और जाके खुद तो कम से कम खिलाफ होने से भी अलावा देश की जनता को पता होगा तो हम लोग जाके अपने मुल्क की हिफाजत खुद ही कर लेंगे अगर हमारे सरकार कमज़ोर है, हमारी सेना इतनी मजबूत है। तो ये सब चीज़ों की वजह से हम पीछे जो है बीजेपी के खिलाफ हैं, आरएसएस के खिलाफ हैं। ये है बुनियादी वजह। क्योंकि इतनी मजबूत सेना होने के बावजूद भी आज हमें पाकिस्तान और चाइना आंखें दिखाए, तो ये सिर्फ क़यादत की कमज़ोरी है। ये जो प्रधानमंत्री साहब हैं और जो दूसरी उनकी कैबिनेट है उसकी कमज़ोरी है, वरना हमारी सेना आराम से चाइना को सबक सिखा दी। अब आते हैं हम, ये तो हो गई एक बात, इसलिए हम उनके खिलाफ हैं। और इसीलिए हम पहली अपील ये करते हैं हमारे फार्मूले में जो है कि किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पे SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग बीजेपी को एक भी वोट ना दें, ठीक है, और टिकट भी मांगने ना जाएं उनसे। अब किस बुनियाद पर इनको आप दबाव बना रहे हैं कि भाई बीजेपी को वोट ना करें? जैसे दूसरी पार्टियां, बीजेपी भी एक पार्टी है, किसी को भी वोट कर सकते हैं जहां इनका दिल चाहे। नहीं, बिल्कुल यही मैंने वजह बताई, आपके पूछने से पहले वजह बताई। इसलिए नहीं कि वो हमारे खिलाफ हैं, मतलब SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के खिलाफ खुला चैलेंज करके अभी योगी जी ने बताया कि 80% को हम देख लेंगे। बताया ना, 20% एक तरफ है आप कह रहे हैं कि अब ना, इसलिए तो ये छोटी वजह है। बड़ी वजह ये है कि ये मुल्क को कमज़ोर कर रहे हैं। अगर ये चाइना के खिलाफ हमारी जो पॉलिसी है और पाकिस्तान जो हमको रोज़ आंखें दिखा रहा है, अगर उस पर ये अपनी पॉलिसी सख्त रखते और सिर्फ जो मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन हैं जिनके चाइना की कंपनियों से, चाइना की जो गवर्नमेंट की कंपनीज हैं CPC की, उनसे अगर साठ गांठ करके देश की पॉलिसी को नहीं कमज़ोर कर रहे होते तो शायद इतना सख्त फार्मूले में हम ये प्रोविज़न नहीं रखते कि बीजेपी को तो वोट ही नहीं देना चाहिए। यह दूसरी वजह है जिसकी वजह से हम ये कह रहे हैं, वरना देना चाहिए और लोग देते भी हैं, अभी भी देंगे। जो लोग नासमझ हैं और जो लोग खुद मनुवादी मानसिकता के हैं और वो चाहते हैं कि देश का मशवरा दीजिए, वो भी चाहते हैं कि भारत मजबूत रहे। नहीं चाहते ना, वो जो भी भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा या तो वो बेध्यानी में देगा, गफलत में देगा, होगा वो देश का, बहकावे में देगा, या वो देश को कमज़ोर करना चाहता है। ये मेरा अच्छी तरीके से, इसमें मैं कितनी भी लंबी डिबेट करने को तैयार हूँ। किसी भी एक फील्ड में आप बता दीजिए जिसमें सीधे सीधे कहीं वो गद्दारी करेगा देश से, जैसे वो लोग कहते हैं कि जो मोदी जी को वोट नहीं करता वो देश का गद्दार है। नहीं, जो RSS का मेंबर है और खुशी से मेंबर है वो देश का गद्दार है। जो खुशी से मेंबर है, जो बेवकूफ़ बना के, बहका के, लालच दे के, अब जैसे आप उसका एग्जांपल देख लीजिए ना, हमारे लोग तो, हमें तो RSS और बीजेपी के लोग भी बहुत जानते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स से, वो सब अब बड़ी बड़े ओहदों पे हैं। जो हमारे मुखालिफ थे, जो एज कलीग्स तो नहीं कहेंगे, जो मुखालिफ थे उस वक्त, अच्छा, तो वो हमसे जब मिलते हैं तो जो SC ST OBC और माइनॉरिटी के जितने भी हैं वो रोते हैं। मतलब आप बताइए कि तुम लोग भले ही सत्ता में नहीं हो, लेकिन तुम लोग जो हो, तुम्हारी इज्जत तो है, हमारी तो किसी की इज्जत ही नहीं है। और उसी का एग्जाम्पल आप देख रहे हैं यूपी में भी, किस तरीके से इतने बड़े बड़े मंत्री छोड़ के जा रहे हैं और क्या क्या कह के जा रहे हैं। और मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, जो ये बोल रहे हैं ना, ये 10% भी नहीं बोल रहे हैं, जो उनके साथ हर एक SC ST OBC और माइनॉरिटी के इंसान के साथ और महिला के साथ भारतीय जनता पार्टी के जो सो कॉल्ड सवर्ण लीडर हैं, जो मनुवादी मानसिकता के लीडर हैं, जो उनकी बेइज्जती, उनकी बेहुरमती और उनके साथ ज्यादती डेली कर रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि इस पार्टी को तो वोट ही नहीं देना चाहिए। लेकिन ये बेइज्जती, बेहुरमती भी छोटी वजह है, बड़ी वजह है देश। अब आ जाए बाकी। अब यही तो नहीं है ना कि सिर्फ हमने एक पार्टी को बाहर कर दिया। ये तो हमारी राजनीति या हमारी सोच या हमारी वो होनी नहीं चाहिए। इलेक्शन होता है, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक वोट का अधिकार सबको दिया है, यानी कि सब बराबर के मालिक हैं। वो हक हासिल करना है इलेक्शन की बुनियादी वजह। तो
बीजेपी को बाहर करने का मतलब ये नहीं है कि हमारी लड़ाई बीजेपी से है, सिर्फ वो बाहर हो गई हम खुश हो जाए ना, ये दूसरी सबसे बड़ी गलती है। तो एक अच्छा फार्मूला वो होगा जो ना सिर्फ जो देश के दुश्मन है उनको बाहर रखे, बल्कि एक अच्छी सरकार भी दे जो सबके हक इंश्योर करे। अगर हम इसको भी करने में नाकामयाब होते हैं तो हमारा फार्मूला अच्छा नहीं। तो अब अच्छा फार्मूले में ये देखिए, अब इल्ज़ाम तराशी होती है। इसी वजह से आपस में जो हम 87% लोग हैं, उनकी कोई पार्टी अच्छी बताता है किसी को, कोई अब दूसरी पार्टी को बुरा बताता है, कोई तीसरी पार्टी को बुरा बताता है। तो अब जो मनुवादी मानसिकता की डिक्लेयर्ड पार्टीज नहीं, उनमें जो आपस में इल्ज़ाम तराशी होती है, उसका भी जो है अगर हमारे फार्मूले पे चलेंगे तो उसका तो अब जैसे एक बड़ी पार्टी है यूपी की, उसने कई बार भारतीय जनता पार्टी से अलायंस किया, लेकिन वो भाग गई फौरन। भारतीय जनता पार्टी भाग गई है, उन्होंने अपना हाथ छुड़ा लिया, क्योंकि कभी वो बन ही नहीं सकता ना, मनुवादियों से हमारे लोगों का कभी एकता बन ही नहीं सकती। तो अगर भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर हो जाएगी, उसकी 10-15 ही सीटें भी नहीं आएंगी मुश्किल से, मुझे लगता है 10 क्रॉस नहीं करेंगे अगर हमारी सलाह पे SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के वोट 80% हो जाएंगे तो कहाँ 87% हैं, 87%, 80% तो वो झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, तो वो एक हो जाएंगे तो उनकी मुश्किल से 10 सीटें आएंगी। तो जिस पार्टी के बारे में ये बोला जाता है कि वो जीत के बाद में हाथ मिला लेगी, तो फिर वो हाथ मिलाएगी, सरकार बनाएगी वो सरकार नहीं भी बनाएगी। ये भी नहीं चाहते कि हम कोई एक पार्टी सरकार बनाए, ये एक हमारे सब लोगों एक मिलीजुली सरकार बननी चाहिए। जो एक थ्योरी ये भी आती है कि जी एक सरकार बनती है तो स्टेबिलिटी आती है, नहीं, स्टेबिलिटी ज़रूरी है या इंसाफ और बराबरी ज़्यादा ज़रूरी है? इंसाफ और बराबरी से सिक्योरिटी आती है, सेफ्टी आती है। जो मजबूत सरकारें बन जाएं और वो देश का हित ना कर पाएं, तो ऐसी मेजॉरिटी से कहीं लाख गुना बेहतर है। और हमेशा ऐसा देखा भी गया है कि जो एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस रखे, कोई आंखें बंद करके गलत काम कर रहा है तो दूसरी पार्टी उसे रोके, तो वो सरकारें मजबूत होंगी प्रदेशों के लिए भी और देश के लिए भी। तो अब हम जो फार्मूला देते हैं वही देते हैं कि एक तो बीजेपी का डर ही निकल जाएगा, तो ये इल्ज़ाम तराशी की गुंजाइश ही खत्म हो जाएगी। बहुत से लोगों के बारे में, पार्टियों के बारे में ये बोला जाता है कि ये B टीम है, C टीम है। भाई जब A टीम ही ज़मीन पे गिर जाएगी, या मतलब 10 से भी कम नंबर आ जाएंगे, तो B टीम B नहीं रहेगी, वो A बन जाएगी। तो ये भी एक, और जो मजबूरी में चाहे C D कुछ भी बने हुए हैं बीजेपी के, बहुत सारी पार्टियां जो बड़ी बड़ी भी हैं, हमें और हालात ऐसा साफ दिखाते हैं कि वो लोग भी दबाव में हैं कहीं ना कहीं। वरना इतनी तूफान बदतमीजी RSS और बीजेपी ने की है, उसकी मजबूत मुखालफत, ताकतवर मुखालफत तो किसी भी पार्टी ने नहीं की है, अभी तक नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सब पार्टियों पे दबाव है, बल्कि चुनाव तो उन्हीं के एजेंडे पर चल के वो लड़ रहे हैं। तो ये जो वजह है, ये भी वजह खत्म हो जाएगी हमारा पहला फार्मूला अगर मान लिया गया। और ये सब जो अभी किसी ना किसी दबाव में सब पार्टियां, ये सब अपने आज़ाद हो जाएंगी और बीजेपी को उसकी सही जगह दिखाएंगी उसके बाद। तो ये फार्मूले का दूसरा है। अब असली बात यह है कि सभी कम्युनिटीज़ के अधिकार कैसे आए, वो बराबरी और इंसाफ नहीं तो मुल्क मजबूत नहीं, प्रदेश मजबूत नहीं। वो कैसे आएगा? वो ऐसे आएगा कि इन सभी पार्टियों ने, जो हमारी अच्छी पार्टियां बची हुई हैं, सेकुलर पार्टियां, सेकुलर नहीं कहता मैं, अच्छा क्या कहता संवैधानिक पार्टियां, अच्छा संवैधानिक पार्टियां। सेकुलर, देखिए सेकुलर का भी बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। सेकुलर को हम जो है मिसअंडरस्टैंड करते हैं मज़हब से। सेकुलर का मतलब सिर्फ मज़हब नहीं होता है, सेकुलर का मतलब होता है क्लास भी होता है, कम्युनिटी भी होता है, रेस भी होता है। अमेरिका में सेकुलर का मतलब ज़्यादा ये होता है कि ब्लैक्स और वाइट्स में बराबर का बिहेवियर किया जाए। ये कास्ट क्रीड सब सेकुलर होना चाहिए ना। सेकुलर का मतलब होता है गैर जानिबदार। इंडिया में गलत मतलब, जो मनुवादी मानसिकता है, उन्होंने एजेंडा तय किया है। जो हमारे जो 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 समझा जाए नासमझ लोग हैं या उनके एजेंट लोग हैं, जो हम में से ही हैं, हमारे जैसे दिखते हैं, वो भी सेकुलर को मजहबी नज़र से देखते हैं। ये गलत है। तो सेकुलर, जो असली सेकुलर है, वो कास्ट, क्रीड, क्लास, सब चीज़ों से गैर जानिबदार होना चाहिए सरकार को, वो मतलब है। और वैसा कोई है नहीं, वैसा किसी को कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आ रहा अभी। सब तो एजेंडे पे चलते हैं ना। ट्रेन में RSS ने, मनुवादियों ने बिठा रखा है, उस ट्रेन में ही अंदर कोई आगे भाग रहा है, कोई पीछे भाग रहा है, कोई साइड में भाग रहा है, लेकिन ट्रेन तो एक ही सिम्त में जा रही है ना। ये है समझने की बात। तो मैं अपने उस पे आता हूँ टॉपिक पे और अपनी अपील पे बाद में। तो इन सभी हमारी जो पार्टियां हैं, जो SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ की पार्टियां हैं, उन्होंने सभी ने सर्वे करा रखे हैं।
ना सिर्फ कास्ट वाइज करा रखे हैं, मज़हब वाइज करा रखे हैं, बल्कि सब कास्ट वाइज भी करा रखे हैं और सब ग्रुप वाइज, सब क्लास वाइज भी करा रखे हैं। तो जो बाबा साहब का फॉर्मूला है, जिसे काशीराम साहब ने तो एकदम साफ लफ्ज़ों में ही बता दिया, आसान लफ्ज़ों में, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो हर एक सीट पे हमारी अपील ये है, जिस भी असेंबली सीट में जिसकी भी संख्या भारी है, जिस भी कम्युनिटी की है, चाहे तो वो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की एक पर्टिकुलर जो सब कम्युनिटी है या सब कास्ट है, उसकी संख्या भारी है अगर एक सीट पे, तो उस कम्युनिटी को जिस भी पार्टी ने टिकट दी, हमारी पार्टियों ने, बीजेपी कहीं नहीं है गेम में, उस पार्टी को हमें वोट देना चाहिए। अब इससे जो हमारी जो ये अच्छी पार्टियां हैं, जिनको हम कम जो बुरी पार्टियां हैं, इसका मतलब अच्छी ही हैं वो, तो उनको भी पता रहेगा कि ये जो फार्मूले पे लोगों ने अमल करना शुरू कर दिया, तो वो सही लोगों को टिकट देंगे। अभी जो ये आता है ना, किसी ने इतने पैसे दे के टिकट ली, किसी ने अपनी दोस्ती में टिकट ले ली, ये सब ख़त्म हो जाएगा। जो मुस्तहिक है, और मुस्तहिक भी इंसान नहीं, मुस्तहिक उस कम्युनिटी को पहले, और उस कम्युनिटी में कौन मुस्तहिक है, जैसे सब कम्युनिटी भी है कोई, या कोई जो सब क्लास भी है उस कम्युनिटी की, जैसे मज़हब मुस्लिम ही ले लिया जाए, तो उसमें भी जो कम्युनिटी के लोग उस कॉन्स्टिट्यूंसी में ज़्यादा हैं और उनमें से जो ज़्यादा मुस्तहिक है, उसको वोट दें। तो ये एक ऐसा फार्मूला है जिससे इन पार्टियों पर भी दबाव रहेगा कि पैसे लेके या अपनी दोस्ती में या किसी और वजह से टिकट ना दें, इंसाफ से टिकट दें, जिसका जहां हक है उसको वहां से टिकट मिले, क्योंकि आप लोग तय करेंगे कि हम तो वोट ही उसी को देंगे। जैसे बिलफर्ज एक जगह वाल्मीकि कम्युनिटी ज़्यादा है, जिस भी पार्टी ने, अच्छी पार्टी ने, माइनस वो मनुवादी पार्टियां ने वाल्मीकि समाज के व्यक्ति को उस जगह से टिकट दी, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, उसको वोट दें, उसे जिताएं। ये हमारी गुजारिश है, ये हमारा फार्मूला है। इससे एक तो सभी पार्टियां बराबर से मजबूत होंगी, सभी एक दूसरे के ऊपर चेक भी रखेंगी, बैलेंस भी रहेगा, और ये एक ऐसा फार्मूला बन जाएगा जिससे असली जो बाबा साहब का जो असली मिशन था कि हर एक इंसान के जो असली आवाज़ है, उसकी जो है रिप्रेजेंटेशन असेंबली में भी होनी चाहिए और पार्लियामेंट में भी होनी चाहिए। उससे ही हमारा संविधान मजबूत रहेगा, देश मजबूत रहेगा, क्योंकि तब हर कम्युनिटी के साथ, हर फिरके के साथ इंसाफ होगा। प्रचलित बात तो बिल्कुल सही है। कहा भी जाता है कि जमहूरियत में मखलूत हुकूमत यानी मुख्तलिफ पार्टियों की हिस्सेदारी जो होती है वही ज़्यादा आवाम के हक़ में मुफीद होती है, क्योंकि उसमें किसी भी पार्टी को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करने का मौका नहीं मिल पाता है। लेकिन हिंदुस्तान में देखा जाता है कि सिस्टम ज़्यादा चल नहीं पाता है, या ऐसी भारत में या ऐसी पार्टी ज़्यादा दिनों तक कायम नहीं रह पाती, बल्कि जल्दी टूट फूट का शिकार हो जाती है। कहा जाता है हुकूमत भी बहुत कमज़ोर होती है। जो हम लोग अब कोशिश कर रहे हैं मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की, वो ये है, तो ये जो लोग बहुत सारे पैसे दे के नेता बनना चाहते हैं, तो अगर हमारी जो काम चल रहा है मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का, कि हर नागरिक अपना काम बगैर किसी नेता की मदद से भी करा पाए, जो नेता से उम्मीद करता है, जिसलिए नेताओं को, हालांकि नेता नहीं है, नौकर होते हैं, नेता तो नाम एक चढ़ गया ज़बान पे सबकी, हमारे मुंह से भी निकल जाता है, जो जिस वजह से नौकरों को चुन के भेजते हैं नौकरी करने के लिए, वो नौकर ही रहें। पैसे क्यों देगा कोई जनता की सेवा करने के लिए? टिकटों के पैसे क्यों देगा कोई, बताइए आप। तो ये गलत बात है। चाहे अब सभी पार्टियों में ऐसा हो रहा है, किसी एक पार्टी में ऐसा नहीं हो रहा, ये भी मैं क्लियर कर दूं। एक भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसमें टिकट जो है पैसे की बुनियाद पे ना मिल रहे हैं। एक भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसमें अपनी रिश्तेदारी, तो ये बिजनेस को खत्म करने के लिए हमारी मुहिम चल रही है पैरेलल। तो आपको खुद अपनी पार्टी बनानी होगी। पहले लोगों का मिजाज चेंज कर रहे हैं। पार्टी बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग सबसे बड़ी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हम लोगों का संविधान का मिजाज बना रहे हैं, कि हम ये बता रहे हैं कि ये सरकारी अधिकारी, ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो MP MLA हैं, या ये जजेस हैं, ये जो पुलिस के अधिकारी हैं, या ये प्रेस वाले भी हैं, जो आप जैसे बेईमान भी हैं, लेकिन आप जैसे ईमानदार जो प्रेस वाले भी हैं, वो भी। आप अखिलेश यादव वाले ईमानदार तो नहीं कह रहे जो अंजना ओम कश्यप को कह रहे थे? नहीं, वो तो तंज कर रहे थे। मैं जेन्युइन कर रहा हूँ। मैं अखिलेश यादव भी नहीं हूँ, मैं तो अंजना ओम कश्यप साहिबा होंगी तो उनको डायरेक्ट मुंह पे बोलता हूँ, और पहले भी बोल चुका हूँ कि आप लोग बेईमान नहीं हो, आप लोग क्रिमिनल्स हो। तो वो हैं ही क्रिमिनल, आप लोग ईमानदार पत्रकार हैं, और उसका सबूत ये है कि आप सरकार के खिलाफ बोल रहे हो। ये सबसे बड़ा सबूत होता है। सरकार की तारीफ करना किसी भी पत्रकार के लिए
शक सवालिया निशान होता है, क्योंकि सरकार के हाथ में तो सब कुछ होता है, उसकी तारीफ किस बात की करनी। और ये नहीं कि अगर कोई 100 में से 2, 3, 5, 10, 20 काम अच्छे किए हों तो उसकी तारीफ की जाए। 100 में से 100 कामों की जो तारीफ कर रहे हैं जर्नलिस्ट, वो जर्नलिस्ट नहीं है, वो क्रिमिनल्स हैं। तो ये टेस्ट है, लेकिन मैं अपने मुद्दे से नहीं भटकना चाहता। मुद्दे पे बात। तो ये जो बात है ना आपकी, तो ये ज़रूरी है कि जो पैसे से टिकट दिल रही है और अपनी दोस्ती से, रिश्तेदारी से टिकट मिल रही है और वो नेता बन रहे हैं या नौकर की जगह नेता बन रहे हैं, तो ये जो है ना, ये बुनियादी कमी है हमारे देश में। इसको दूर करने के लिए हम दिल लगा के कर रहे हैं। अगर ये दूर हो गई तो फिर किसी मनुवादी को ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना ये इलेक्शन लड़ने की। उसको पता है अब मैं पैसे तो चुरा नहीं सकता यहाँ से। तो कोई भी मनुवादी मानसिकता का व्यक्ति या हमारा व्यक्ति भी, ये लालच ही खत्म हो जाएगा। तो फिर ईमानदार शरीफ लोग ही आएंगे, बहानेबाज नहीं आएंगे। जो बहाने तो बड़े बड़े करते हैं कि हम ईमानदार होंगे, ये होंगे, लेकिन इलेक्शन जीतते ही वो लोग सब लूट मचाने पे लग जाते हैं। इसके भी एग्जाम्पल BC में। लेकिन वो फिर ज़्यादातर पार्टियां ऐसी मनुवादी मानसिकता के लोगों से हैं, वो देख लीजिए। एक बात आखिरी और कहना चाहता हूँ कि हमारी हर एक पार्टी में, और ये बहुत ही आसान है टेस्ट, जो टॉप लीडरशिप के कान भरने वाले और टॉप लीडरशिप में डिसीजन मेकर्स, एडवाइजर जो है, वो मनुवादी मानसिकता के घुस गए हैं। वो भी उन पार्टियों का सबसे बड़ा नुकसान कर रहे हैं। और उनको कैसे पहचानना है? ज़्यादातर तो सरनेम से ही पहचाने जाते हैं। तो सरनेम देख लें तो एकदम क्लियर हो जाएगा कौन मनुवादी मानसिकता का है। ज़्यादातर लोग, उनमें से कुछ लोग भी शरीफ भी होते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ी बड़ी एक्सेप्शंस होती हैं। लेकिन किसी भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी में मैंने अभी तक किसी भी मनुवादी मानसिकता के व्यक्ति को ईमानदार और शरीफ नहीं देखा। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। अब कोई एग्जाम्पल दे के मुझसे बहस करना चाहे तो आ जाए, इसीलिए कोई भी मेरे से बहस करता नहीं है, क्योंकि मैं नाम से सबूत के साथ बता सकता हूँ। बिल्कुल सारी बात फार्मूला आपका पूरा आ गया है। ज़रा बात कर दो उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटों पर सबकी नज़र है, मैंने शुरू में भी कहा, और मुस्लिम पार्टियां भी कही। असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी है, वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। उनको कई लोग मशवरा दे रहे हैं कि आप चुनाव ना लड़ें। मौलाना खलील रहमान सज्जाद नुमानी साहब ने एक लेटर लिख करके उनको कहा कि आप सिर्फ उन्हीं सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं जहां आपकी जीत यकीन है, बकिया सीटों पर आप किसी मजबूत सेकुलर पार्टी की हिमायत का ऐलान कर रहे हैं। और मजबूत सेकुलर पार्टी वो कह रहे थे, तो आप शायद समझ रहे होंगे कि किस पार्टी की तरफ उनका इशारा है। तो क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, मैं तो उस ट्रैप में फंसूंगा नहीं, क्योंकि मैं ये मुसलमानों की सिर्फ बात करना ही सबसे बड़ा ट्रैप है। क्योंकि कोई भी इस बात में मुझसे, कोई भी हो, आप जिन लोगों के नाम ले रहे हैं वो भी मुझसे बहस कर लें, तो मुसलमानों से ज़्यादा जो मजलूम हैं, जो जिनके साथ जुल्म हो रहे हैं, वो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है उत्तर प्रदेश में, आज भी और पहले भी। तो अगर मैं अपने आप को मुसलमान कहता हूँ या कहना चाहता हूँ, मैं तो इतना बड़ा आलिम भी नहीं हूँ। तो इस्लाम जो हमें डायरेक्शन देता है, वो मुसलमान होने के लिए आलिम होना ज़रूरी नहीं है। ईमानदार यानी ईमान वाला होने के लिए शायद आलिम होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बेसिक इल्म होना ज़रूरी है। मुसलमान भी वही होता है जिसका ईमान जो है मुसल्लम हो। तो अब हिब्स करना एक बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हिस्ट्री इन एग्जाम्पल से भरी पड़ी है कि जहाँ जो मज़हबी, जो रिलीजियस एजुकेशन है, वो करे हुए लोग बहुत सारे ऐसे थे जो बाहर से भेजे गए, उनको बहुत ज़्यादा आदाब और अलकार बड़े अच्छे आते थे हमारे मज़हब के, लेकिन वो प्लांटेड लोग थे। असली बुनियादी चीज़ तो ईमान है, और ईमान इंसाफ और बराबरी से आता है। जिस मुसलमान को मुसलमानों की बात करनी है, वो मेरे ख्याल से सबसे पहले, अगर वो शेड्यूल कास्ट की बात नहीं करता तो उसके ईमान में कहीं ना कहीं कमी है, मेरा मानना है। बहुत से लोग मुझसे इख्तिलाफ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा मजलूम हैं और हैं। मौलाना सज्जाद नुमानी ने तो लेटर में वही लिखा है कि जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, ओबीसी, क्योंकि यही लोग बड़ी तादाद में हैं और ये लोग जिधर जाएंगे उधर उसकी सरकार बनेगी, मुल्क का रुख ये लोग बदलते हैं। तो अब ये लोग जब बीजेपी छोड़कर दूसरी तरफ जा रहे हैं, तो ऐसे में आप भी सिर्फ मुसलमानों की बात ना करें, तमाम सीटों पर चुनाव न लड़े, उससे इख्तलाफ पैदा होगा, कुछ ही सीटों पर लड़े। मौलाना सज्जाद भी वही कह रहे हैं। और ख़ासतौर से जो अभी भगदड़ मची, उन्होंने ख़त में 11 जनवरी के वाक़े का तस्करा भी किया। कुछ लोगों को समझ भी नहीं आया कि 11 जनवरी का वाक़या क्या है। जो लोग न्यूज़ जानते हैं तो उनको लगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य और दीगर एमएलएस की बात कर रहे हैं। लोग गिनते भी गिन रहे अब तक कितने गए हैं। देखिए, मैं यही कह रहा हूँ ना, हर चीज़ में हर एक का एक्सपर्टीज़ होता है। लेकिन अगर कोई मुसलमान है मुकम्मल या मुसल्लिम ईमान वाला, तो वो ज़हीन भी होगा साथ में।
और अगर किसी फील्ड में उसे नॉलेज नहीं होगी तो उसमें वो टांग नहीं अड़ाएगा, क्योंकि वो वहाँ गलती करेगा। तो एक मैं तो बता ही सकता हूँ, अब फिर भी जिस चीज़ का मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ उसमें टांग अड़ाऊंगा तो गलती करूँगा ही। तो एक तो ये बात है, और दूसरी बात, कोई भी मुसलमान किसी को, जो मुसलमान है पक्के ईमान वाला, वो ये कहे कि भेड़ चाल की वजह से किसी तरफ चल पड़ो, तो ये भी ईमान की बात नहीं है, ये फिर कहीं ना कहीं कमी है। हम ईमानदारी से चलेंगे जहाँ भी चलेंगे। हम क्या कह रहे हैं कि जो पार्टी शेड्यूल कास्ट की सबसे ज़्यादा ख्याल रखेगी, उसके बाद क्योंकि मुसलमान मजलूम है उनका ख्याल रखेगी, उसके बाद ओबीसी मजलूम है उनका ख्याल रखेगी, हम उसको ज़्यादा तरजीह दें। और हमने तो अभी फार्मूला भी बताया ना, जिसकी जितनी संख्या भारी है उसको वोट दें। ये है, किसी को ये कहना कि क्योंकि एक तरफ बहुत सारी संख्या चली गई है वरना, तो वो फिर ऐसा है कि वो परमानेंट फार्मूला नहीं है। आज क्योंकि इतने जुल्म और ज्यादती कर दी मनुवादियों ने कि सब लोग उनके खिलाफ हो गए, कल वो फिर कोई बेवकूफ़ बनाने का फार्मूला ले आएंगे, और उनके पास बहुत सारे फार्मूले हैं। लेटर लिख करके उन्होंने सही किया गलत किया, ओवैसी साहब को जो उन्होंने मशवरा दिया है, आपकी क्या राय है उस पर? सही मशवरा है या नहीं? बहुत ही गलत मशवरा है। एक तो ओवैसी साहब एक पॉलिटिकल लीडर है, उनको सलाह देना किसी पॉलिटिकल आदमी का तो काम हो सकता है, किसी आलिम का हमारे काम नहीं हो सकता, अगरचे वो आलिम पॉलिटिकल ना हो और डिक्लेयर्ड पॉलिटिकल ना हो। तो पॉलिटिकल है ना, पॉलिटिक्स पे बात करते हैं, पॉलिटिकल समझ है। बात करना अलग बात है। मेरी जहाँ तक नॉलेज है, मौलाना ने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा है, कोई पॉलिटिकल पार्टी के वो मेंबर उस तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में नहीं है, ना वो वोट किस तरीके से किस सिमत में जा रहे हैं उसके एक्सपर्ट हैं। ओवैसी साहब चाहे कोई उनसे इख्तलाफ रखे या ना रखे, वो इस फील्ड के हैं, वो गलत कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा इंसान उन्हें सलाह दे जो उस फील्ड का मास्टर नहीं है, वो गलत बात है। इमोशंस पे आके या हालात में आके या किसी दबाव में आके, या दबाव यही नहीं कि कोई वैसा दबाव, अपने जो मुस्लिम कम्युनिटी के वो एक कद्दावर हमारे रिलीजियस लीडर हैं, तो शायद उनको मुसलमानों के लिए ही ख्याल आ गया होगा, उसमें भी वो इमोशंस में आके अगर इसकी बात करें। लीडर भी है, मुसलमानों के लीडर हैं, इतने आप मतलब आप सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि उनको सियासी शोर नहीं, सियासी समझबूझ नहीं है, इसलिए उन्हें बोलने का हक नहीं है किसी सियासी पार्टी के बारे में। नहीं, ऐसे किसी इंसान को, जैसे अगर मैं उन्हें मज़हब के बारे में बताने लगूं और वो मुझे कानून के बारे में बताने लगे, तो ये वैसी सलाह होगी। अब आप सोच लीजिए, मैं तो देखिए सच बोलने वाला आदमी हूँ, कड़वी बात मेरी बहुत लोगों को लगती है, लेकिन कोई भी अगर आलिम हो सकता है वो लॉ के बारे में मुझसे ज़्यादा जानते हैं, अगर वो जानते होंगे तब वो मुझे सलाह दें तो मैं उनकी सलाह मानूंगा भी। लेकिन अगर जिस फील्ड में उनका कोई ज़्यादा महारत हासिल नहीं है, और ये ज़िंदगी और मौत की, देश की लड़ाई हो रही है, इसमें ऑफ द कफ जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं, अब जैसे सरसरी तौर पे कोई सलाह देना बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। कोई सलाह नहीं दे कोई किसी को जब तक कि उस फील्ड का एक्सपर्ट ना हो, ये बुनियादी बात है। और मैं किसी एक मौलाना के बारे में ये नहीं कह रहा हूँ, ना मैं किसी पॉलिटिकल लीडर के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर कोई साइंटिस्ट है तो मैं जाके उससे साइंस सीखूंगा। तब वो क्या लगता है मौलाना के इस खत का कुछ गलत असर पड़ सकता है या कुछ उसको मिसयूज़ किया जा सकता है? मिसयूज़ ही होगा जो भी। देखिए, मिसयूज़ तो उस हर इंसान का होगा, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हो, ज़हीन हो या कम ज़हीन हो या नासमझ हो। जो भी व्यक्ति सिर्फ मुसलमानों की बात करेगा, या सिर्फ नहीं, किसी भी सांस में जो ज़्यादा मजलूम है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का नाम लिए बगैर मुसलमानों की बात करेगा, वो कहीं ना कहीं या तो मनुवादियों के साथ है या नासमझ है। तीसरी कोई वजह मुझे नज़र नहीं आती। आपका क्या मशवरा है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को? बहुत सारे लोग उनको मशवरा दे रहे हैं, आप उनकी जो एक्टिविटीज़ उत्तर प्रदेश को लेकर के आपके सामने है, आपकी क्या सलाह है उनके लिए? उनके लिए जो मेरी सलाह है वो मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म से नहीं दे सकता। ये बात तय है कि पॉलिटिकल, वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मैं एक मेंबर पार्लियामेंट कभी नहीं बना वो, मगर इलेक्शंस मैंने एक मुल्क की जो सबसे बड़ी पार्टी रही है उसका मैं एक उसका मैं एक मेन पिलर रहा हूँ। तो पॉलिटिक्स मुझे भी थोड़ी बहुत आती है, उनको भी आती है। तो लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है, वो मेरे दोस्त भी हैं, पर्सनल मित्र भी हैं हम दोनों, तो अगर उनको मुझसे सलाह चाहिए होगी तो वो मुझे फ़ोन करेंगे। हम दोनों के पास एक दूसरे के फ़ोन नंबर हैं, सारे फ़ोन नंबर है मेरे पास, तो एक ही फ़ोन नंबर है, उनके जितने भी फ़ोन नंबर है मेरे पास हैं। तो उनको अगर सलाह चाहिए होगी तो वो मुझे फ़ोन करेंगे, क्योंकि वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि पॉलिटिक्स के बारे में मुझे भी कुछ कुछ पता है। और सुन लीजिए, बगैर मांगे सलाह देना वो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होता है।
वो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह भी होता है और उसका नुकसान होता है, क्योंकि ये अंधेरे में तीर होता है। अंधेरे में तीर जो भी चलाया जाएगा उसका या तो कोई ना कोई मकसद होता है जो नहीं होना चाहिए वो इन जो हालात। कुछ कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, कह रहे हम 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, मुसलमानों के हुकूक की, दलितों का भी वो तस्करा करते हैं। इधर कई सारी रैलियों में उन्होंने जो ओबीसी एससी एसटी के लोगों को खिताब किया संभल में, तो क्या वो सही कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में इस वक्त? नहीं, देखिए, ये एक आप ऐसा सवाल पूछ रहे हो जिसमें, क्योंकि मैं साफ गो आदमी हूँ, तो मुझे नहीं लगता वो सही कर रहे हैं। मुझे बिल्कुल नहीं लगता वो सही कर रहे हैं, लेकिन कैसे भी बताऊंगा, लेकिन उनकी कोई ऐसी मसलहत या उनकी कोई ऐसी स्ट्रैटेजी होगी जिसके लिए वो ये कर रहे हैं। वो उनकी नीयत पे शक करूं मैं बगैर सबूत हासिल किए, उनकी स्ट्रैटेजी पे शक करूं बगैर उनसे डिस्कस किए, ये मुनासिब नहीं है मेरे हिसाब से। कैसे वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जो एक वो जो पॉलिटिकल लीडर हैं और बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं और बहुत ही आर्टिकुलेट हैं, मुझसे भी ज़्यादा लॉ भी ज़्यादा समझते हैं और पॉलिटिक्स भी समझते हैं बहुत ज़्यादा। तो इतना बड़ा आर्टिकुलेट आदमी, इतना बड़ा पॉलिटिकल समझ रखने वाला, वो इस तरह के ट्रैप में आ जाए और उसकी वजह से वोट्स पोलराइज हो रहे हो, तो और वो एक भी बात ऐसी नहीं बोल रहे हैं जो लॉजिकली गलत हो, लेकिन वो सिर्फ एक लॉजिकल आदमी नहीं है, वो एक समझदार दानिशमंद आदमी है। उन्हें इस तरफ से जाने में किस जगह फाइनल डेस्टिनेशन होगी, कहाँ जाके वो लैंड करेंगे, वो अच्छी तरह जानते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं, लेकिन इसमें भी ऐसी हिकमत हो सकती है जो कि मेरे जहन से बड़ी हो, तो वो उनसे फेस टू फेस, जो रसूलुल्लाह ने भी कहा है ना कि जो मशवरा है उसमें खैर है। मैं भी इन मामलों में दोनों में आज कानून बड़ी के बाद गोलमोल बातें कर रहे हैं आप। नहीं, गोलमोल नहीं कर रहा, इससे ज़्यादा क्या बोलूं कि मुझे लग रहा है गलत कर रहे हूँ। अच्छा ये इससे ज़्यादा बताइए, डायरेक्ट कौन लोग बोलेगा। लोग कह रहे हैं कि जो असदुद्दीन ओवैसी साहब है बीजेपी के एजेंट है, बी टीम है बीजेपी की। बी टीम के बारे में तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ ना। ए टीम को हम बाहर ही कर दें तो बी टीम ए टीम हो जाएगी ना, यही तो हम कह रहे हैं। हमने तो शुरू में ये बात कही है। देखिए नहीं, इस असदुद्दीन, पे विश्वास रखते हैं जो लोग कहते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है? नहीं देखिए, मैं इस बारे में नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि वो मेरे दोस्त हैं और वो मिल्लत का एक बड़ा एसेट है और मेरे पास हर चीज़ के सबूत होते हैं। मैं कुछ बोलूँगा तो फिर लोग ये सोचेंगे कि मेरे पास इसके सबूत भी हैं, इसलिए मैं नहीं बोलना चाहता। मैं चाहता हूँ कि हमारे सारे कायद, हमारी सारे जितने भी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो ज़हीन हैं, सारे मिली कायद, मजहबी कायद, सोशल लीडर्स, वो सब एक प्लेटफॉर्म पे आएँ, सबके जहनों का इस्तेमाल हो, ना सिर्फ मुसलमानों को मजबूत करने का, मुसलमानों से पहले शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को मजबूत करने का, और फिर हमारे मुल्क को मजबूत करने का हम लोग मिल के काम करें। वरना मेरे पास हर चीज़ के सबूत मौजूद हैं। किसी भी चीज़ का अगर किसी को कभी सबूत चाहिए हो तो मेरे पास आ सकता है। ज़्यादातर चीज़ों के बारे में हैं और मेरे इतने वसाइल और रसूख हैं कि किसी भी चीज़ के बारे में मैं इन्वेस्टिगेट करके सबूत हासिल कर सकता हूँ। तो बस मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मजबूरियों में भी होती हैं, अच्छा ये बताइए, उनको हम ठीक करेंगे, सबको इंशाल्लाह ठीक करेंगे। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम नौजवानों में, युवाओं में इस बात को लेकर के बेचैनी भी है कि अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी कई सारी पार्टियों के साथ उन्होंने अलायंस किया, जिसका बहुत कम असर रसूख है, राजभर की पार्टी हो या दूसरों की पार्टी हो, शिवपाल की पार्टियां हो। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है या पीस पार्टी है या राष्ट्रीय उलमा काउंसिल है या एसडीपीआई है, इन सब पार्टियों के साथ वो बातचीत करने को तैयार नहीं है, इनके साथ अलायंस करने को तैयार नहीं। दूसरे लफ्ज़ में कह लीजिए कि जिस पार्टी की क़यादत किसी मुस्लिम के हाथ में है उसको अपने साथ शामिल नहीं कर रहे हैं, बकिया सब लोगों के साथ वो हाथ मिलाने को तैयार है, सबको अपने अलायंस का हिस्सा बना रहे हैं। तो ये दूरी क्यों मुसलमानों से? लेकिन वोट सब लोग कह रहे हैं कि भाई समाजवादी को वोट करो। अब इसका भी स्ट्रेट अवे जवाब दूं, बिल्कुल कैसे सीधा। जवाब दें? आप वकील हैं। नहीं, फिर मैं आपके साथ वकील नहीं हूं ना, आपके साथ आप एक अहम जिम्मेदारी कर रहे हैं और वो जिम्मेदारी आपका फ़र्ज़ है। और क्योंकि मुझे लोग कहते हैं कि वकीलों से कोई जीत नहीं सकता गुफ्तगू में। नहीं, वैसी बात नहीं है। अगर मैं वकालत करूंगा तो शायद मैं आपको घुमा फिरा के बात करूंगा। मैं कभी भी अच्छे सहाफ़ियों से कभी भी घुमा फिरा के बात नहीं करता, तो इसलिए सीधा ही जवाब दूंगा। अलायंस की बात कर रहे हैं ना, कोई इनसे पार्टनरशिप क्यों नहीं कर रहा? तो क्या ये आपस में पार्टनरशिप कर रहे हैं? नहीं कर रहे, बात करने को तैयार नहीं है। तो ये फिर तो इनसे कुछ कौन है। बात करेगा? हमने इसके लिए भी दिन रात एक किया था। तो बगैर स्ट्रैटेजी के सिर्फ एक दूसरे को कम समझ वाला बताना कि वो कम समझ वाला है या वो एजेंट है और वो ये है और वो फलाना है, तो ये मुनासिब नहीं है ना। अगर ये सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आते, जिसकी मैंने बहुत दिन रात कोशिश की थी, लेकिन वो अब हालात ऐसे हैं कि कोरोना भी बीच में आ गया, तो उससे
उससे ऐसा नहीं हो सका। मैं तो बोल रहा हूँ, मैं सबसे बड़ी पॉलिटिक्स मैं ही कर रहा हूँ, लेकिन मैं अभी तो कोई इलेक्टोरल पॉलिटिक्स नहीं कर रहा हूँ ना, वोट किसी एक पार्टी के लिए नहीं मांग रहा हूँ। तो मैंने यही कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ मेरी एक ये तमन्ना है कि मुस्लिम कम्युनिटी एक प्लेटफॉर्म पे आए, सारी रिलीजियस लीडर्स। आप तो उसका एक हिस्सा भी रहे हैं, आपने लीक भी की थी वो बात, मुझे काफ़ी नुकसान हुआ उससे भी, लेकिन सच्चाई यही है कि अगर एक प्लेटफॉर्म पे आते सारी मुस्लिम कम्युनिटी, तो उसके साथ साथ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी भी एक प्लेटफॉर्म पे आ रही थी, जिसके लिए मैं उसके लिए भी दिन रात काम कर रहा हूँ। तो वो एक ऐसा महाज बनता जो पूरे मुल्क को, जो भी ये हमारे 87% लोग हैं ना, उसको इंसाफ दिलाता। तो सबसे पहले हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, क्योंकि हम अपने आप को ज़्यादा बाशऊर भी तो समझते हैं। तो क्या देखिए, अभी उसका भी मैं आपको एग्जांपल दूं, ब्राह्मण कम्युनिटी है ना, ये खुले आम इल्ज़ाम लगा रही है कि योगी जी की जो कम्युनिटी है वो हमारे साथ दिन रात जुल्म कर रही है, लेकिन कितने ब्राह्मण बीजेपी को छोड़ के गए अब तक, ये बता दीजिए मुझे। बहुत सारे ओबीसी के लोग आ रहे हैं, मैं ओबीसी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो ब्राह्मण कम्युनिटी खुले आम ये कह रही है कि योगी जी की सरकार, जो कि एक ख़ास कम्युनिटी, क्षत्रिय कम्युनिटी को बिलोंग करती है, वो हमारे साथ इतनी बड़ी ज्यादती करती है, लेकिन फिर भी वो क्या अपनी मनुवादी बड़ी पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं? नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं ना, ज्यादती होने के बावजूद कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं ना। तो ये इतना अगर समझदारी, इतना जब्त और तहम्मुल ईमान वालों के अंदर नहीं होगा, तो वो ये उम्मीद करें कि जो दूसरी बड़ी पार्टियां हैं वो उनको घास डालेंगी, तो वो नहीं डालेंगी। मैं अभी कह रहा हूँ, अभी अलायंस होगा, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, जिस पार्टी से वो कहेंगे, बीजेपी और आरएसएस को छोड़ के, उनसे तो हमारा लाइन खिंची हुई है मुल्क की वजह से। अगर ये आज एक साथ आ जाएं, तो कम से कम 100 मुस्लिम एमएलएज होंगे, ये सिर्फ एक साथ आ जाएं, उससे मैं इससे ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता। और सब पार्टियां अलायंस करके लेंगी, मुस्लिम एमएलएज वहाँ पे 100 होंगे, और 100 से ज़्यादा एससी कम्युनिटी के एमएलएज होंगे, सिर्फ ये सारी मुस्लिम पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं। मैं गारंटी देता हूँ इस बात की कि शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी 100 क्रॉस करेगी, और मुस्लिम कम्युनिटी 100 से ज़्यादा वोट सीटें होंगी दोनों कम्युनिटीज़ की। सिर्फ ये मुसलमान पार्टी वाले सारे एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं। ये मेरे दिल का दर्द है, लेकिन आपने कुरेद लिया ये, लेकिन सच्चाई यही है। और ये मैं हवा में दावा नहीं कर रहा हूँ, मैं खुलेआम बता रहा हूँ कि अगर ऐसा सिर्फ मुस्लिम सारी पार्टीज एक साथ आ जाएं, तो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के भी 100 से ज़्यादा एमएलए होंगे, और मुस्लिम कम्युनिटी के भी 100 तो होंगे ही। तो सीधे सीधे महमूद पराचा साहब यही कह रहे हैं कि आप दूसरों से, अपने से बड़ी पार्टियों के साथ अलायंस करने के बजाय पहले खुद में मुत्तहिद होने की कोशिश कीजिए, आपस में अलायंस कीजिए, तब जाकर आगे बढ़ेंगे। हम बात कर रहे थे कि असदुद्दीन ओवैसी साहब, यानी MIM चाह रही कि अखिलेश यादव की पार्टी से उनका अलायंस हो, लेकिन खुद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर लगातार इल्ज़ाम लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में या दूसरी जगहों पर जो पहले से पार्टियाँ मौजूद है, जिनकी क़यादत मुसलमानों के हाथ में है, उनके साथ बैठे बातचीत करें, लेकिन उनके साथ बातचीत नहीं करते हैं। बिहार चुनाव में भी कई सारी पार्टियों का यही इल्ज़ाम था, और उत्तर प्रदेश में भी यही इल्ज़ाम लग रहा है लगातार पीस पार्टी की जानिब से, राष्ट्रीय उलमा कौंसिल से, SDPI की जानिब से, या दूसरी पार्टियां मौजूद हैं, उन सब के लीडर्स ट्वीट करके पर्सनल गुफ्तगू में ये कह रहे हैं कि हम ओवैसी साहब के साथ बैठना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, हमारे और उनके एजेंडे एक है, मुद्दे एक हैं, वो भी मुसलमानों में सियासी ताकत चाहते हैं, सियासी शोर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, मुसलमानों की नुमाइंदगी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम भी यही चाहते हैं। फिर हम आपस में अलग क्यों रहें? तो पहले आपस में एक हो जाए, उसके बाद फिर हम दबाव बनाएंगे दूसरी पार्टियों पर, लेकिन खुद आपस में विवाद है, एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार नहीं हो। ये पराचा साहब का दर्द है। मैं गवाह हूँ, पराचा साहब ने यही इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में पहली मरतबा इस तरह की कोई मीटिंग हुई थी काफ़ी ज़माने के बाद हिंदुस्तान में, कि तमाम मिली कायदीन, यानी मिल्लत के जितने बड़े बड़े लीडर्स हो सकते हैं सब इकट्ठे हुए थे। इसके अलावा दूसरी नशस्त उसमें थी पॉलिटिकल लीडरों की, उसमें भी सारी पार्टियों के आए थे, खा केरला की मुस्लिम लीग हो, या इंडियन नेशनल लीग हो, AIUDF के नुमाइंदे हो, या पीस पार्टी, राष्ट्रीय उलमा कौंसिल, सबके लोग मौजूद थे। सिर्फ MIM से कोई बंदा नहीं आया था। तो ज़रूरी है कि आपस में भी मुत्तहिद हो, एक साथ होकर बैठें, तभी कोई मसला निकल सकता है, कोई हल सामने आ सकता है। और वाकई उत्तर प्रदेश जी तभी तो 20% का जो है वो इकट्ठा होगा, और पूरे मुल्क में 15% एक मुश्त तो हों, जभी तो हम किसी से नेगोशिएट करेंगे कि हमारे पास 15% वोट हैं, आइए यहाँ उत्तर प्रदेश में हमारे पास 20% वोट हैं, अब बताइए, तभी तो नेगोशिएट होगा। तो जब हम आपस में नहीं कर सकते, तो ये तो सिर्फ पॉलिटिक्स ही हो रही है, तो ये ईमानदारी से काम नहीं हो रहा ना, ये है बात।
अच्छा, एक आखिरी बात, उसके बाद ये सिलसिला बंद करेंगे। मुसलमानों में एक बड़ा क्रेज़ है कि बीजेपी को हराना है। सवाल ये कि क्या बीजेपी को हराना या समाजवादी को जिताना सिर्फ मुसलमानों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस नहीं, देश में? ये सबसे बड़ी गलती है हमारी। अगर सबसे बड़ी गलतियों में से कोई गलती है तो ये है हमारी। मुस्लिम कम्युनिटी जो अपने आप को दानिशमंद कहती है, और उसमें हमारी क़यादत की सबसे बड़ी गलती है। हमारा काम जो होना है वो ये है कि हमें ऐसी सरकार लानी है जिसमें हमारी हकदारी हो, हिस्सेदारी हो, और वो मजलूमों की पार्टियाँ हों। ये हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। बाकी हमें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं। नहीं, हम देखते हैं जैसे एससी है और दूसरे भी ब्राह्मणी का मिसाल दे रहे थे, ये लोग कभी ये वाजे नहीं करते कि हम किसके साथ हैं, किसको वोट कर रहे हैं। मुसलमानों की तरफ से ओपन हो जाता है कि हम किसको वोट कर रहे हैं, ये तो कम ओपन होता है, किसको नहीं कर रहे हैं ये पहले ओपन हो जाता है। और इसकी भी ज़रूरत पड़ती है ना। आप ये देखिए ना, इसकी क्या ज़रूरत पड़ती है? ये कोई जहानत का काम है? इस मामले में मैं मुस्लिम कम्युनिटी को वजूहात कुछ भी हूँ, लेकिन समझदार मानता हूँ कि उन्होंने कम से कम एक मुल्क की जो दुश्मन पार्टी है उसको चुन रखा है कि ये मुल्क के साथ नुकसान करेंगे तो हम इनके साथ नहीं जाएंगे। लेकिन ये हमारा आइडिया नहीं है। उसका जो बेहतर तरीका है वो क्या है कि जो मजलूम हैं, जिनकी हक तलफी ये मनुवादी कर रहे हैं, उनके साथ इत्तेहाद करें, इसके लिए काम करें ना। वो काम तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, उसकी क्या ज़रूरत है? वो काम तो हम जिस तरीके से कर रहे हैं, जिस तरीके से हमारे कायद जो है हमें ले जा रहे हैं, उससे तो उनका फ़ायदा होता है ना। लेकिन अगर सही काम करेंगे हम, जो मुल्क का फ़ायदा होगा, जिससे कि जितने मजलूम हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाएं, पहले अपने आप इत्तेहाद करें, अपने अंदर जब्त करें ना। इतनी जगहें हैं, 90% जगहें हमारी 87% लोगों की या 99% जगहें मनुवादी लेके बैठे हुए हैं। तो हमारे लिए तो लोग नहीं मिलेंगे हमें कि हम किसको किस पद पे बिठाएं, किसको सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बनाएं। लोग नहीं मिलेंगे हमें अपने, किसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाएं, इतने लोग ही नहीं मिलेंगे हमें। तो ये जो ट्रैप में आके काम हो रहा है ना, जो हम मकड़ जाल में फंस के काम कर रहे हैं, वो नुकसानदेह है। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। एक वोट बैंक ऐसा है जो कुछ भी हो जाए इस मुल्क दुश्मन सोच के साथ नहीं जाता, पर इसको हमने क्या ताकत की तरह इस्तेमाल किया। इस ताकत को जो हम एक सबसे अच्छा मुल्क के लिए काम कर रहे हैं वो हमारे खिलाफ ही इस्तेमाल होती है। तो ये कौन सी जहानत है, कौन सी हमारी क़यादत है? बिल्कुल। तो पराजा साहब से लंबी बातचीत हुई उत्तर प्रदेश इलेक्शन के बारे में। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, मुसलमानों को क्या करने की ज़रूरत है? अपना कमेंट ज़रूर लिखेगा। कैमरामैन तमन्ने के साथ शम्स तबरेज़ कासमी, मिल्लत टाइम्स। मर्दाना कमजोरी और उससे मुत्तालिक तमाम परेशानियों के इलाज का मरकज सनशाइन हर्बल जड़ी बूटियों से तैयार करता आयुर्वेदिक दवा। फोन करके अपने घर मंगवाएं। डिलीवरी के बाद ऑनलाइन और कैश दोनों तरह कर सकते हैं पेमेंट। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहाँ आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com